Hi everyone, welcome to O2IS Academy. My name is Diksha. पॉलिटी के PYQs हम सॉल्व कर रहे हैं जितने भी आपके पंजाब सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछे गए थे। 2014, 2015 एंड 2018 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। पिछले लेक्चर्स ज़रूर से देख लेना एंड 2021 पे आज हम फोकस करेंगे। उसके अलावा PCS प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। लाइव लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस दोनों अवेलेबल हैं। डेडिकेटेड मेंटोर आपको असाइन कर दिए जाएंगे। आप हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम प्ले स्टोर। स्टार्ट करते हैं विद द PCS प्रीलिम्स 2021 के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे जो कि करंट अफेयर ओरिएंटेड था, दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक काउंसिल बनाया। काउंसिल का नाम है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। आपको बताना है इसके रिस्पेक्ट में कितनी स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। तो चलते हैं, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसमें बोला गया है कि काउंसिल विल बी हेडेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री याद होनी ही चाहिए आपको। तो नेशनल काउंसिल जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए बनाया गया था, दैट कम्स अंडर यूनियन मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाती है, यानी कि सिर्फ ए ही ऑप्शन एलिमिनेट हो पाया। आपको बाकी भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके अलावा काउंसिल इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी और इसको ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के तहत बनाया गया। तो स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है? जिसको हम किसी लॉ, किसी एक्ट के तहत बनाते हैं। तो ये जो आपका नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन बनाया गया था, इसकी जो एक्ट थी दैट वाज ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे हमारे पास करेक्ट हो जाती है। तो इस ऑप्शन में आपको सेकंड स्टेटमेंट नहीं मिल रही, तो अभी भी आपको फोकस करना पड़ेगा थर्ड स्टेटमेंट के ऊपर। तो ये क्वेश्चन ऐसा था, अगर आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपसे एलिमिनेट नहीं होने थे। तो उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट अगर देखें, स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल काउंसिल। अब स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि डिसेंट्रलाइज लेवल पे आ चुके हैं। पहले हमने दो स्टेटमेंट पढ़ी नेशनल लेवल पे, अब नीचे की तरफ हम जा रहे हैं। स्टेट आ गया और उसके नीचे आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल। इन दोनों के लेवल पे अब बात करी जा रही है विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर काउंसिल। अब यहाँ पे बोला गया स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल काउंसिल फॉर ईच स्टेट विल बी सेट अप अंडर दिस एक्ट टू एड्रेस ग्रीवेंसेज ऑफ ट्रांसजेंडर एट ग्रास रूट लेवल। यानी कि नेशनल काउंसिल, ये जो नेशनल लेवल पे बनी है जो कि सेंटर के अंडर है, इसी के अंडर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल भी क्या करेंगे, इनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए काउंसिल्स बनाएंगे। तो ऐसा एज सच कोई मैंडेट वहाँ पे नहीं था। तो आपका यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है एंड वी विल गो विद ओनली 1 एंड 2। तो यहाँ पे ऑप्शन बी वॉज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन विद रिस्पेक्ट टू अटॉर्नी जनरल। अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे थे उसमें अटॉर्नी जनरल के क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखे हैं। तो अटॉर्नी जनरल अगर ओवरऑल सी बात करें, आर्टिकल 76 में आते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट की मीटिंग्स होती हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनको अटेंड कर सकते हैं, पर पूरे प्रिविलेजेस उनको असाइन नहीं करे जाते बिकॉज वो मेंबर नहीं है पार्लियामेंट के, और प्रेसिडेंट के प्लेजर पे वो काम करते हैं। प्रेसिडेंट जब चाहे उनको निकाल भी सकते हैं। तो आर्टिकल 76 के रिस्पेक्ट में दोबारा से एक क्वेश्चन पूछा गया है और आपने बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में करेक्ट कौन सी है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। लास्ट स्टेटमेंट से चलते हैं क्योंकि ये पिछले पेपर में भी दे रखी थी। ही मस्ट बी पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। लास्ट टाइम भी यही स्टेटमेंट थी और इस बार भी यही है, और यहाँ पे ये है गलत। क्यों है गलत? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए, हाई कोर्ट के जज 5 साल के लिए होने चाहिए, या तो एडवोकेट होने चाहिए फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, तो यही हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी मैंने आपको बताया लास्ट टाइम भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी। कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाती है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ मेंबर ऑफ कैबिनेट। तो कैबिनेट के ये मेंबर नहीं होते। लक्ष्मीकांत ने ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट। ये भी गलत हो जाती है। इवन यहाँ पे ऑप्शन ए को आप कंसीडर तो कर सकते हो, पर पूरी तरह से ये भी एक्यूरेट नहीं थी। यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज एंटाइटल्ड टू ऑल द प्रिविलेजेस दैट आर अवेलेबल टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो सारे प्रिविलेजेस नहीं मिलते हैं। अगेन राइट टू वोट तो अलाउड ही नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर तो अलाउड ही नहीं है। तो यहाँ पे ओवरऑल आप देख सकते हो कि कोई भी ऑप्शन प्रॉपर तरीके से करेक्ट नहीं थी। बट स्टिल अगर ऑप्शन यहाँ पे चूज करना हो तो ऑप्शन ए हो सकता है, क्योंकि थोड़ी सी ब्रॉड स्टेटमेंट है। अदरवाइज ये सारी स्टेटमेंट तो डायरेक्टली गलत हो जाएंगी। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल कौन सा होता है? पहले तो वही चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखो, ये 1, 2, 3,
4, 5 एंड 6, ये आ गया आपका 6 नंबर पे। 6 नंबर पे आता है अदर शेड्यूल एरियाज। और अदर शेड्यूल एरियाज में कौन सी स्टेट्स आती हैं? आपकी टोटल 4 स्टेट्स हैं। कहाँ पे मिलेंगी? नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे। कैसे याद रखोगे? ATM² से याद रखोगे। A फॉर यहाँ पे असम आ जाएगा, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मेघालय, जो बिल्कुल आपको इस पोर्शन पे मिल जाएगा। ये आपका यहाँ पे त्रिपुरा आ जाएगा, दिस वन, और ये आ गया आपका मिजोरम। मणिपुर को आप स्किप कर सकते हो बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे क्राइसिस हो रखे हैं, दैट यू नो। तो यहाँ पे ये 4 स्टेट्स जो हैं आपके शेड्यूल 6 के अंदर आती है। तो अब 6 शेड्यूल, मैंने पहले भी आपको बोला था शेड्यूल से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं प्रॉपर तरीके से आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो 6 शेड्यूल को देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है? पहली तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट है कि जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं दे हैव पावर टू कॉन्स्टिट्यूट विलेज काउंसिल्स। जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं उनके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो विलेज काउंसिल्स बना सकते हैं, और द कोर्ट्स फॉर द ट्रायल ऑफ केसेस बिटवीन पर्सन्स बिलोंगिंग टू 6 शेड्यूल ट्राइब्स, जो भी इसके अंदर ट्राइब्स आती हैं। तो इसी वजह से तो हमने अदर शेड्यूल एरियाज बनाए थे। इवन लद्दाख इज डिमांडिंग फॉर द पर्टिकुलर शेड्यूल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो डायरेक्टली हमारी करेक्ट हो जाती है। सेकेंड आता है 6 शेड्यूल हैज़ रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टू इम्पोज सर्टेन स्पेसिफाइड टैक्सेस। तो अगेन लोकल लेवल की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे टैक्सेस जो स्पेसिफाइड होते हैं, पर्टिकुलर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। सो इट वाज लाइक इजी क्वेश्चन। अगर आपको पता था शेड्यूल एरियाज के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो आप इसको कर सकते थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। कमिंग टू 4th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और ये जो स्टेटमेंट लिखी हैं इनमें से आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी बिल्स। ऑर्डिनरी बिल्स को लेके क्वेश्चन है। बिल्स के ऊपर हम एक अलग से सेशन भी करेंगे जिसमें थोड़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स रहेंगे उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल को पास किया बाय स्टेट लेजिस्लेचर, तो गवर्नर के पास ये पावर होती है कि डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो विदहोल्ड भी कर सकते हैं या फिर दोबारा से रिटर्न भी कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, कि दोबारा से रिकंसीडर किया जाए बिल में जो भी आपने प्रोविजन बनाए हैं, एक बार दोबारा से चेक कर लो। तो ये स्टेटमेंट तो अपने पास करेक्ट हो जाती है। अब दूसरी स्टेटमेंट बोली गई है कि अगर बिल को स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है और उसको कोई बोल देता है कि गवर्नर बोल देते हैं कि इट इज़ डेरोगेटरी इन नेचर। डेरोगेटरी मतलब डिसरिस्पेक्ट शो कर रहा है टुवर्ड कॉन्स्टिट्यूशन या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर मशीनरी चल रही है, तो उसमें जो हाई कोर्ट है, डेरोगेटरी टू द पावर ऑफ हाई कोर्ट, यहाँ पे हाई कोर्ट को मेंशन कर दिया। तो इट इज़ कंपल्सरी फॉर द गवर्नर टू रिटर्न द बिल। तो येस इट इज़ कंपल्सरी बिकॉज डेरोगेटरी वर्ड आ चुका है, डिसरिस्पेक्ट शो करी है टुवर्ड हाई कोर्ट। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। अगेन ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज बोथ 1 and 2। 5th क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एज पर द शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 किसके पास अथॉरिटी दी जाती है कि इंडिविजुअल राइट किसको कितने मिलने हैं और फैमिली राइट्स, कम्युनिटी राइट्स, ये सारे कौन डिसाइड करता है? तो ये आपकी ग्राम सभा डिसाइड करती है। अगेन क्वेश्चन फ्रॉम द शेड्यूल ट्राइब्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोविजन, नॉट आ चुका है, ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, 1951 ये दोनों आपने पढ़ लेने हैं। अभी जो आपसे पूछा गया है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू 1950। तो 1950 में सीट्स एलोकेट करी जाती हैं, डिलिमिटेशन पे बात करी जाती है, और जो लोकल अथॉरिटीज़ के इलेक्शंस वगैरह होते हैं उनकी बात करी जाती है। बट क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इसके बारे में बात नहीं करी जाती। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट और आपसे इनकरेक्ट ही पूछा गया था। बाकी बी स्टेटमेंट में एलोकेशन ऑफ सीट्स की बात करी गई है टू द हाउस ऑफ द पीपल, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, और डिलिमिटेशन की बात करी गई है। उसके बाद जो लोकल अथॉरिटीज़ फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके बारे में बात करी गई है। तो ओवरऑल ये तो फीचर ही दे दिए हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के। बाकी क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया था मिनरल लॉज के ऊपर, और उस टाइम पे अमेंडमेंट हुई थी, इसमें क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बन रखे थे। तो अभी जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर के हिसाब से था ये। द मिनरल लॉज और अमेंडमेंट बिल 2020 ये पास हुआ था। अभी ये देखो 2020 की बात चल रही है, और कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द सेम। तो ये रिपीट तो नहीं होगा क्वेश्चन बिकॉज उस टाइम पे ये बिल अमेंड हुआ था।
पहली स्टेटमेंट यहाँ पे कहती है आपको दैट विद इंट्रोडक्शन ऑफ दिस बिल कंपनीज विच डू नॉट हैव एनी प्रायर कोल माइनिंग, उनको भी अलाउ करा जाएगा कि वो कोल माइनिंग कर सकते हैं। तो ऑक्शन वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, तो दिस स्टेटमेंट वाज करेक्ट। सभी को यहाँ पे जो बाकी के प्राइवेट स्टेक होल्डर्स थे उनको भी अलाउ कर दिया गया। प्राइवेट कंपनीज विल नाउ बी एबल टू अंडरटेक कोल माइनिंग फॉर कमर्शियल माइनिंग पर्पज, देयर बाय एंडिंग द कैप्टिव एंड यूज क्राइटेरिया। अब कोई मोनोपोली नहीं बचेगी और जो बाकी के प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी अलाउ कर दिया गया है कोल माइनिंग का, और वो भी अपना जो है कमर्शियल बेनिफिट वहाँ से उठा सकते हैं। कॉम्पोजिट लाइसेंस नेमली प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज, अब यही इसका एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन था, लाइसेंस इसमें जो अलॉट करे गए थे, तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन करेक्ट। अब देखो फोर्थ जो स्टेटमेंट थी अगर तो पता थी तो वेल एंड गुड, बिकॉज यहाँ पे एक नाम आ जाता है कि कौन इस कमेटी को, जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी वो कौन हेड कर रहे थे, तो यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर थे प्रत्यूष सिन्हा, प्रत्यूष सिन्हा, तो वो इसको हेड कर रहे थे। तो यहाँ पे आपका फोर्थ स्टेटमेंट तो डायरेक्टली इनकरेक्ट था, बाकी 1, 2 एंड 3 वॉज करेक्ट, ऑप्शन सी वॉज करेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अगर पता होती उस टाइम के हिसाब से है 2021 के हिसाब से। सो अगेन करंट अफेयर से आपका ये क्वेश्चन था। एक और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया था, 1971 का था पहले, तो इसको अपडेट कर दिया गया और 2021 के अंदर इसको लाया गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट 2020 के अंदर लाया गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020, इसमें क्या किया गया था, जो 1971 का MTP एक्ट था उसको अमेंड करा गया था, तो ये तो बिल्कुल ही करेक्ट है। अब यहाँ पे क्या क्या प्रोविजंस आए थे, अब देखो यहाँ पे वर्ड्स पे थोड़ा सा फोकस भी करोगे, अगर 24 वीक्स लिखे हैं और एक जगह पे लिखे हैं 28 वीक्स, थोड़ा सा सतर्क हो जाना है, बिकॉज 1971 में 20 वीक्स हुआ करते थे प्रेगनेंसी के, और 24 वीक्स जो है वो अपडेट कर दिए गए इन 2020 के MTP एक्ट के अंदर। पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस तो होंगी, जैसे मान लो बेबी है उसको फोको मिल गया है, यानी कि लिम्स वगैरह प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुए हैं, तो वहाँ पे तो पेरेंट्स की फिर चॉइस आ जाएगी ना, वेदर दे वांट टू कंसीव इट और नॉट। तो वही चीज़ें हैं, थोड़ी सी ध्यान में रख के चलेंगे। बिल सेटअप स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड to decide if pregnancy may be terminated after 24 week in case of substantial fetal abnormalities। तो yes, अगर बेबी एबनॉर्मल होगा तो उस केस में 24 वीक्स अगर कंप्लीट हो चुके हैं, अदरवाइज 24 वीक जो थी वो लिमिट लगा दी गई थी, पर अगर कंप्लीट हो चुके हैं उसके बाद पता चल रहा है कि कोई एबनॉर्मेलिटी थी बच्चे के अंदर, तो जो मेडिकल प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है इन प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर। डॉक्टर एनालाइज करेंगे कि करनी है या नहीं, तो यहाँ पे आपका सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। उसके अलावा थर्ड, द बिल स्पेसिफाई दैट सर्वाइवर ऑफ रेप, victim of incest and other vulnerable women like differently abled and minors will now be able to opt for abortion to 28 weeks on the advice of 2 doctors, जो कि women होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत हो जाती है, इनके लिए जो टाइमलाइन है वो है 24 वीक्स। ठीक है, तो कंप्लेंट के ऊपर डिपेंड करता है कितने जल्दी बता देते हैं, बाकी जो इनके लिए भी क्राइटेरिया था दैट वाज फॉर 24 वीक्स। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 एंड 2 होना था। तो 1 तो सभी जगह पे था, 1 को अगर रीड भी ना करते तो भी चल जाएगा अपना काम, पर 2 एंड 3 में श्योरिटी होनी चाहिए थी। 2 यहाँ पे करेक्ट था, 3rd यहाँ पे इनकरेक्ट था, तो ये दोनों ऑप्शन तो गए, एक ही ऑप्शन आपका ऑप्शन बी रहता है। Question number 9, which article of the Constitution provide that it shall be endeavor of every state to provide adequate facility for instruction in mother tongue? मदर टंग के ऊपर फोकस आ चुका है, लैंग्वेज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। मदर टंग कब यूज़ करना है? एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स। तो इट कम्स अंडर योर आर्टिकल 350A, उसी की डेफिनेशन उठा के यहाँ पे लिख दी गई थी, तो ऑप्शन सी वॉज करेक्ट। सो दैट्स ऑल PCS प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। अगर अगेन वही चीज़ बोलूँगी, अगर देर ना करें बिकॉज टाइम लिमिट कम है, जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए। एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। सो थैंक यू एवरीवन।